जी सोनी है। आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ सुप्रीम कोर्ट की शक्ति तथा अधिकार। आज सुप्रीम कोर्ट जो हमारे संविधान की संरक्षक है, हमारे यहाँ पर सरकार के 3 अंग होते हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण अंग है जो सभी अंगों में महत्वपूर्ण कहलाई जाती है। इसी के माध्यम से हम आज जानेंगे कि शक्ति और तथा अधिकार सुप्रीम कोर्ट के क्या हैं, किस प्रकार से ये कार्य करती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीशों की संख्या है वो समय समय पर चेंज होती रही है। समय समय पर चेंज इसलिए होती है कि कई बार क्या होता है कि काम का बर्डन दिन ब दिन बढ़ता जाता है और उस बर्डन के अकॉर्डिंग इनके सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है। फिलहाल वर्तमान में 34 सदस्य है और 2008 के बाद में ये संख्या 31 थी। हम देखेंगे कि कैसे ये संख्या बढ़ी। सबसे पहले 1956 से पहले यहाँ पर 6 अन्य सदस्य और एक मुख्य न्यायाधीश होता था। 1956 में व्यवस्था की गई कि 9 अन्य और एक मुख्य न्यायाधीश होगा। 1960 में यह व्यवस्था की गई कि 12 अन्य और एक मुख्य न्यायाधीश होगा। 1977 में 16 अन्य और एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। 1986 में 24 अन्य और एक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। 2008 में 29 अन्य और एक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई और 2019 में 33 अन्य और एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। इस तरह से हमारे यहाँ पर संख्या समय समय पर निश्चित की जाती है। देखिए, अब हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति प्रक्रिया क्या है। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कुछ अन्य न्यायाधीशों की सलाह पर की जाती है। यानी राष्ट्रपति अपने आप किसी भी व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं करेगा, उसे कुछ अन्य न्यायाधीशों की सलाह भी लेनी पड़ेगी। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह और कुछ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति लेनी पड़ेगी। यानी सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी और मुख्य न्यायाधीश जब नियुक्त हो जाएगा तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जब करेगा राष्ट्रपति, तो मुख्य न्यायाधीश की क्या लेगा, सलाह लेगा। मुख्य न्यायाधीश के अलावा राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की सलाह नियुक्ति करने से पहले मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानना आवश्यक होगा, लेकिन 1993 से पहले नहीं होता है, क्योंकि हम कुछ केस देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग समझेंगे कि मुख्य न्यायाधीश सलाह कैसे देता है। देखिए, सबसे पहले आया था फर्स्ट जज केस, 1982 में आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फैसला दिया था कि क्या है, जो ये सलाह ली जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ये क्या है, ओनली विचारों का आदान प्रदान है, न कि ये एक सलाह है। इस तरह से इसे नॉर्मल कर दिया गया इस सलाह को। लेकिन क्या होता है, सेकंड जज केस आता है। सेकंड जज केस में क्या होता है कि सुप्रीम ये फैसला देती है कि जो पहले वाला फैसला था कि सलाह क्या है, एक वाद विवाद नहीं, एक विचार है, विचारों का आपस में आदान प्रदान है, लेकिन इस फैसले को बदल दिया गया। अब क्या कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश अपनी सलाह देने से पहले 2 अन्य न्यायाधीशों की क्या करेगा, सलाह लेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। यानी 1993 में ये फैसला किया गया कि जो सलाह होगी वो राष्ट्रपति मानेगा। पर कब मानेगा मुख्य न्यायाधीश की सलाह, जब वह मुख्य न्यायाधीश सलाह देने से पहले वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह कर लेगा, तब ही राष्ट्रपति ये सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। लेकिन फिर एक और केस आता है, थर्ड जज केस कहते हैं उसे, 1998 में। में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह व्यक्तिगत नहीं हो सकती। यानी क्या है, मान लीजिए मैं मुख्य न्यायाधीश हूँ, तो मैं सलाह किसी को भी अपने विचारों के अकॉर्डिंग नहीं दूंगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 अन्य न्यायाधीशों की भी सलाह लेनी पड़ेगी। लेकिन जो 1993 में 2 अन्य न्यायाधीशों की सलाह लेनी अनिवार्य था, अब उन संख्या को बढ़ा दिया गया, अब उसको 4 कर दिया गया। अब ये किया गया कि मुख्य न्यायाधीश अपनी सलाह देने से पहले इन 4 न्यायाधीशों में से कम 2 न्यायाधीशों की सलाह सहमति होनी आवश्यक है, मेजोरिटी के आधार पर होगा। यदि 4 में से 2 न्यायाधीश इस सलाह को मानने से मना कर देते हैं, तो भी ये सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। इस तरह से 1998 के बाद में हमने देखा जो फैसला है वो कैसे किया जाता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है कि कम से कम 4 न्यायाधीश होंगे
उसकी सलाह ली जाएगी, राष्ट्रपति को दी जाएगी और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। अब आते हैं कि 1950 से 73 तक क्या होता था। देखिए मुख्य न्यायाधीश 1950 से लेकर 73 तक क्या किया जाता था कि मान लीजिए जो पहले नियुक्ति पाता था न्यायाधीश के रूप में, वही वरिष्ठता के आधार पर क्या होता था, मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता था। जैसे मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है, उसमें 3 व्यक्ति हैं और 3 व्यक्ति, एक की नियुक्ति तो जनवरी में होती है, दूसरे की नियुक्ति फरवरी में होती है और थर्ड की नियुक्ति मार्च में होती है। तो वरिष्ठता के आधार पर जिसकी जनवरी में नियुक्ति हुई है वह व्यक्ति श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है और वही मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए वही मुख्य न्यायाधीश बन सकता है वरिष्ठता के आधार पर। लेकिन क्या होता है कि 1973 से पहले तो यही होता था, लेकिन 1973 में क्या किया गया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा कि जो जनवरी में नियुक्ति पाने वाला व्यक्ति है उसको छोड़ दिया गया, जबकि मार्च में नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। यानी 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों को उन्होंने छोड़ दिया। जस्टिस एन रॉय को क्या कर दिया, मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। 1977 में भी यही हुआ कि कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़ दिया गया और एम.यू. वेग को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। लेकिन सेकंड जज केस आया, सेकंड जज केस में फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अब से ऐसा नहीं होगा। अब जो व्यक्ति जनवरी में अपॉइंटमेंट पाएगा, यानी जो सबसे पहले अपॉइंटमेंट पाएगा वही पहले मुख्य न्यायाधीश चुना जाएगा। यदि फिर वो हट जाएगा तो जो फरवरी में पाएगा अपॉइंटमेंट वही बनेगा। और 1993 के बाद में यही व्यवस्था चली आ रही है। न्यायाधीशों के पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए सबसे पहले योग्यता तो यही होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। उसके अलावा योग्यता होनी चाहिए कि वह हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहा हो और एक से अधिक उच्च न्यायालयों में वह न्यायाधीश रहा हो। ये उसके पास योग्यता होनी चाहिए। और भारत के नागरिक होने के अलावा अगर उसके पास ये योग्यता नहीं है तो अन्य योग्यता के तौर पर उसके पास कम से कम वो हाई कोर्ट के अंदर वकालत करते हुए 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या वो एक से अधिक हाई कोर्ट्स में वकालत कर चुका हो तभी उसे मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। या फिर राष्ट्रपति के नज़रों में वह क्या हो, एक बड़ा कानून का जानकार हो, कानून विधिवेता हो, तो भी मुख्य न्यायाधीश उसे बना दिया जाएगा। न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष है। 65 वर्ष से पहले इन्हें नहीं हटाया जा सकता, लेकिन हटाया जाएगा तो महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाएगा, इम्पीचमेंट से हटाया जाएगा। और क्या होता है कि 65 वर्ष से पहले ये अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं राष्ट्रपति को। ये भी इनको अधिकार है कि ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। और महाभियोग की प्रक्रिया में क्या होता है, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। उसमें से क्या होता है कि जब वाद विवाद हो रहा हो तब उपस्थित कितने व्यक्ति हो, 2/3। और मतदान जब हो रहा हो महाभियोग की प्रक्रिया में तो भी 2/3 सदस्य हैं। जब वो किसी भी न्यायाधीश पर योग्यता और भ्रष्टाचार का आधार पर मामला पास कर दें तो भी राष्ट्रपति क्या करेगा, उस न्यायाधीश को हटा देगा। और 1993 में क्या हुआ था, एन रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था लेकिन ये पास नहीं हो सका। देखिए कुछ एक्ट से रिलेटेड हैं, 1968 में आए थे। इसमें क्या वर्णन किया गया है, क्या व्यवस्था की गई है? देखिए नंबर 1, जब भी जस्टिस को हटाने का प्रस्ताव आएगा, देखिए महाभियोग की प्रक्रिया है वो तो होगी होगी, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया जब तक नहीं हो सकती कि क्या होगा, मान लीजिए मैं हूँ और मैं क्या है किसी न्यायाधीश के खिलाफ एक महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले लोकसभा से 100 सदस्य के साइन कराने होंगे उस प्रस्ताव पर, उस प्रार्थना पत्र पर, और राज्यसभा से 50 सदस्यों के प्रार्थना पत्र पर साइन कराने होंगे। उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, मैं स्पीकर के पास जाऊँगा और स्पीकर से ये सिफारिश करूँगा कि मैं महाभियोग प्रक्रिया शुरुआत करना चाहता हूँ हमारी संसद में, तो आप क्या करिए, हमें स्वीकृति दीजिए। लेकिन स्पीकर क्या करेगा, स्पीकर यहाँ पर एक कमेटी का निर्माण करेगा, सबसे पहले कमेटी का निर्माण करेगा और ये कमेटी क्या करेगी, उस न्यायाधीश के खिलाफ जो महाभियोग में आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच करेंगी। यदि उस कमेटी यह फैसला देती है कि यह जो जांच की गई है ये ठीक है, तो महाभियोग के जो प्रस्ताव है
वो क्या करेगा, स्पीकर स्वीकार कर लेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है स्पीकर स्वीकार करे, ये स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है, वो अस्वीकार भी कर सकता है महाभियोग को। यानी महाभियोग की प्रक्रिया का जो चलेगी या न चलेगी इसका निर्णय स्पीकर कर सकता है। और क्या क्या होता है कि महाभियोग की प्रक्रिया अगर मान लीजिए जो वो कमेटी कह देती है कि चलानी चाहिए, तो स्पीकर क्या करेगा, स्वीकार कर लेगा, और स्वीकार करने के बाद महाभियोग चलाने का आदेश दे देगा। और मोशन पास होने के बाद में, जैसे मान लीजिए दोनों सदन होंगे, उसमें महाभियोग का प्रस्ताव पारित होगा, 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले जब पास कर देंगे तो अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति के पास जाएगी, और राष्ट्रपति इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके उस न्यायाधीश को पद से हटा देगा। न्यायाधीशों का वेतन कितना है? न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा दिया जाता है और निर्धारित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई न्यायाधीश है, उसकी नियुक्ति हो जाए, नियुक्ति से पहले 1 लाख का वेतन है उसका, और नियुक्ति हो जाए, तो ऐसा संसद नहीं कर सकती कि उसकी जब नौकरी चल रही हो तो उसके जो वेतन है उसको घटाकर 80,000 रुपये कर दे। उसको जो वेतन दिया जाएगा वो उतना ही रहेगा जितना उसकी नियुक्ति के वक्त था। और क्या है, 2018 के अनुसार न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश है, उसकी जो सैलरी है वो 2.80 लाख है। और 2018 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनका वेतन कितना है? वेतन है 2.5 लाख रुपये। और इसके अलावा न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद वेतन में कमी नहीं की जा सकती, ये हमने देख लिया। और न्यायाधीशों का भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है, यानी ये सुरक्षित है। इस पर संसद कानून का निर्माण नहीं कर सकती है, मतदान नहीं कर सकती है। संचित निधि पर क्या होता है, सुरक्षित होती है, इसलिए हमें न्यायाधीशों को स्वतंत्र रखना है, इसलिए इसका वेतन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। इसके अलावा इनको निःशुल्क आवास व भत्ते भी मिलते हैं। कार्यकाल के बाद 50% जो वेतन का होता है वो पेंशन के रूप में दिया जाता है। और कार्यकाल के बाद यह किसी भी हाई कोर्ट में या अन्य कोर्ट में वकालत का कार्य नहीं कर सकता है। इस तरह से हमने देखा इनके वेतन के बारे में। अब है न्यायाधीशों के कुछ प्रकार होते हैं, वो हम देख लेते हैं। क्या है? एक होता है एक्टिंग जज। एक्टिंग जज क्या होता है कि मान लीजिए जब न्यायाधीश है उसको महाभियोग की प्रक्रिया से हटा दिया जाए तो क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो जाएगा, और उस खाली पद पर किसी को कार्य करना ही होगा। और उस कार्य के दौरान जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा उसे कहेंगे चीफ एक्टिंग जज। और ये क्या होगा, ये थोड़े समय तक काम करेगा। जब वह मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर कार्य करने पर मान लीजिए असमर्थ हो जाए तो भी इसकी नियुक्ति की जाती है। और क्या होगा, एक्टिंग जज बनाया जाएगा। एक होता है एडहोक जज। एडहोक जज क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो ज्यूरी होते हैं, ज्यूरी के मेंबर होते हैं, मान लीजिए कोई भी फैसला मुकदमा चलाते हैं तो उनकी जो संख्या होती है न्यायाधीशों की, वो क्या होती है, इस तरह से होती है, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस अकॉर्डिंग होती है। तो क्या होता है, जब तक ये संख्या पूरी न हो जाए, जो हमारी कोरम होती है सुनवाई की, तो तब तक वह सुनवाई नहीं चल सकती। मान लीजिए किसी कोरम की सुनवाई 7 सदस्यों की जज की बेंच करेगी, लेकिन क्या होता है वहाँ पर 6 जज ही उपस्थित है, एक जज क्या हो गया है, बीमार हो गया है, तो उसकी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, तो उसे एडहोक जज कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर बात आती है कि हाई कोर्ट के जज को एडहोक बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। देखिए यहाँ पर ये है कि एडहोक जज बनाया जा सकता है हाई कोर्ट के जज को। कब बनाया जाएगा कि किसी भी हाई कोर्ट के जज को एडहोक जज जब बनाया जाएगा जब वहाँ के, मान लीजिए हरियाणा हाई कोर्ट है, हरियाणा हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को एडहोक जज बनाना है तो क्या करना होगा, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश जो है हरियाणा हाई कोर्ट का, उसकी सलाह लेनी होगी। यदि वह आदेश देता है तो उस हाई कोर्ट के अन्य जो जस्टिस हैं उनको एडहोक जज बनाया जा सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि जिस हाई कोर्ट का जज होता है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे हरियाणा हाई कोर्ट के किसी व्यक्ति को एडहोक जज बनाना है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हर एक व्यक्ति को
लेकर और एडहॉक जज बना दिया जाएगा। क्या होगा कि जो व्यक्ति एडहॉक जज बनेगा उसके पास इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का जो जज है या मुख्य न्यायाधीश बनने की उसके पास योग्यता होनी चाहिए। जैसे 10 वर्ष का वकालत, जैसे किसी 2 से अधिक उच्च न्यायालय में उसकी वकालत, इस तरह से ये योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए, तभी वो एडहॉक जज बनाया जा सकता है। और ये क्या होता है, इसकी नियुक्ति अनिश्चित समय के लिए होती है कि कोरम जब तक सुनवाई करेगा तब तक ये रहेगा, उसके बाद हटा दिया जाएगा। और इसके पास सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के सभी अधिकार होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अकॉर्डिंग ही कार्य करता है। सुप्रीम कोर्ट की देखिए शक्तियाँ होती हैं। अब शक्तियों में क्या होता है, 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। एक होती है प्राथमिक शक्तियाँ और एक होती है अपीलीय शक्तियाँ और अन्य शक्तियाँ। देखिए अप्राथमिक शक्तियाँ कौन सी शक्तियाँ होती है, जैसे मान लीजिए हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई फैसला आता है तो आगे जाके हाई कोर्ट में चला जाता है। हाई कोर्ट में जाने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि कोई भी मामला डायरेक्ट तौर पर हम सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जो हम डायरेक्टली कभी भी सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। वो मामले कौन से हैं देखते हैं। जैसे भारत है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट है और हरियाणा सरकार है, दोनों के बीच झगड़ा हो जाए तो उस झगड़े का निपटारा कोई हाई कोर्ट नहीं करेगी, उस झगड़े का निपटारा कौन करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी। अब मान लीजिए एक और है, हरियाणा सरकार है और राजस्थान सरकार है, दोनों के बीच झगड़ा हो जाए किसी बात को लेकर, तो वो दोनों कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं जा सकती, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट क्या है कि हाई कोर्ट के ऊपर पक्षपात का आरोप लग सकता है, क्योंकि हरियाणा हाई कोर्ट में जाएगा तो राजस्थान हाई कोर्ट कहेगी कि इनके पक्ष में फैसला आएगा, और यदि राजस्थान हाई कोर्ट में चल जाएगा तो हरियाणा सरकार कहेगी। इस विवाद को निपटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं। और इसके अलावा हम क्या करते हैं कि जो इंटर वाटर सप्लाई है, जैसे मान लीजिए हरियाणा और पंजाब के बीच यमुना लिंक विवाद है, तो क्या होता है, ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाए जा सकते। और जो हमारे यहाँ पर 5 साल में वित्त आयोग की नियुक्ति होती है और उसके संबंध में कोई झगड़ा हो जाता है राज्यों के बीच में, तो भी हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। प्राथमिक अधिकारों में और क्या आता है कि समवर्ती सूची, हमारे यहाँ पर 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची के ऊपर कोई भी कानून हो, उससे रिलेटेड कोई भी विवाद हो, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसके संबंध में जरूरी नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट ही जाए। समवर्ती सूची के संबंध में ये शक्ति हाई कोर्ट को भी दी गई है, यानी हम दोनों ही कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अंतर्गत प्राथमिक अधिकारों के अंतर्गत क्या होता है कि मान लीजिए हमारे यहाँ क्या मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। और मौलिक अधिकार मिले हुए हैं तो मौलिक अधिकार का मान लीजिए कोई कानून होता है जो मौलिक अधिकारों को कम करता है, तो उन मौलिक अधिकारों को कम करने के कारण हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हमें किसी अन्य कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आर्टिकल 32 क्या कहता है कि जब भी मौलिक अधिकार को कम करने का कोई कानून पेश कर दिया जाएगा तो इसके संबंध में कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करेगा। इन रिट की हम अलग से वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में जांच करेंगे, कि अभी तो देख लेते हैं रिट ऑफ हॉबीज कार्पस, रिट ऑफ मैंडामस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सेरिटरी और रिट ऑफ क्यूबारंटो। ये 5 रिट होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों के पास ही जारी करने की शक्ति होती है। अब आती है ओरिजिनल जुरिडिक्शन में और क्या आता है। देखिए हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की संरक्षक है। कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा करने का अधिकार इसको दिया गया है। और संसद क्या करी, संसद संविधान में संशोधन कर दी, और ऐसा संशोधन कर दे, ऐसा कानून बना दे जो संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ है तो ऐसे मामले क्या करेगी, सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को रद्द भी कर सकती है, नल एंड वॉइड का करार भी दे सकती है। उसके बाद में क्या होगा कि ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि संविधान को बरकरार रखना है, स्वतंत्रता को बरकरार रखना है, मौलिक अधिकारों को बरकरार रखना है, तो हमें यह अधिकार न्यायपालिका को देना ही होगा। न्यायपालिका ऐसे कार्य कर सकती है। देखिए 42वां संवैधानिक संशोधन आया, संसद को संविधान के किसी भी भाग में इंक्लूडिंग मौलिक अधिकार संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन मिनर्वा मिल्स केस आया, इसमें फैसला बदल दिया गया। मिनर्वा मिल केस में क्या आया, 9 मई 1980 को ये फैसला आता है। इस केस में फैसला दिया गया कि सरकार
क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को कम नहीं कर सकती, समाप्त नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, इस तरह के जो हमने गुण अपनाए हैं, इस गुणों को जो संविधान में हमें दिए गए हैं विशेषताएं, उनको समाप्त संसद कानून बनाकर नहीं कर सकती। यहाँ ये बात जानने योग्य है कि बेसिक स्ट्रक्चर में कितना भाग संविधान का शामिल है, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी पूरी तरह से नहीं बताया है, यानी ये बात अभी तक अस्पष्ट है। देखिए, अब क्या होता है कि प्राथमिक अधिकारों में और क्या आता है, ओरिजिनल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, और चुनाव के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, ऐसे विवादों को हम डायरेक्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट लेके जाते हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और इस पोस्ट का फैसला कोई हाई कोर्ट नहीं कर सकती। देखिए, 39वां संवैधानिक संशोधन होता है, और संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की जाती है कि राष्ट्रपति के चुनाव के झगड़ों के लिए फैसला करने के लिए संसद कानून बनाकर एक संस्था बनाएगी, और ये संस्था अंतिम निर्णय देगी, और इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसा संशोधन किया गया इंदिरा गांधी जी की टाइम में, लेकिन यह ठीक नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है, इसके पास कोई ना कोई फैसला अधिकार होने ही चाहिए। तो 39वां संवैधानिक संशोधन हमारे संविधान के खिलाफ था, इसलिए 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 39वां संवैधानिक संशोधन समाप्त कर दिया गया, और फिर से यही व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, न कि कोई संस्था करेगी जिसे संसद बनाए। इस तरह से हम देखते हैं कि प्राथमिक अधिकार। अब देखते हैं कि प्राथमिक अधिकारों में क्या क्या नहीं आता है, कौन से फैसले हैं जो डायरेक्ट तौर पर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा सकते हैं। नंबर 1, भारत सरकार किसी अन्य देश के साथ में कोई संधि या समझौता करती है, उसके संबंध में ये कोई भी विवाद हो जाए तो वो कहा नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में इंटर वोटर डिस्प्यूट हो जाए तो ऐसे मामले भी हम सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा सकते। जो हमारे यहाँ पर 5-5 सालों में राष्ट्रपति के द्वारा फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, अब तक 14 फाइनेंस कमीशन है, इनके खिलाफ भी हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। केंद्र और राज्यों के बीच खर्चों के संबंध में कोई झगड़ा हो जाए तो भी हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में कोई व्यापारिक विवाद हो जाए, ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाए, तो इसके संबंध में भी हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अब सेकंड आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी ऐसे मामले जो पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, यानी अपीलों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए 1 बाय 1 आते हैं, ऐसे मामले अपीलीय अधिकार में आते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, या तो ये संविधान से रिलेटेड हो सकते हैं जब वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, या फौजदारी होते हैं लेकिन हाई कोर्ट के उसके खिलाफ फैसला दे दे तब जाते हैं, और विशेष अपीलीय क्षेत्राधिकार भी होते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या आता है, देखिए, सबसे पहले संविधान से रिलेटेड मामला, मान लीजिए कोई ऐसा मामला है, मैं हाई कोर्ट चला जाता हूँ और हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर देता हूँ, लेकिन हाई कोर्ट को ये लगता है कि ये मुद्दा जो है संविधान से रिलेटेड है, और संविधान से रिलेटेड है, उस मुद्दे की पावर उस हाई कोर्ट के पास मान लीजिए न हो, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, ऐसा फैसला देगा कि ये मुद्दा किसका है, संविधान से रिलेटेड है, और आप कहाँ चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। मेरे को वो अपील लिख के दे देगा, और ये अपील मैं सुप्रीम कोर्ट ले जा सकता हूँ। और ऐसा क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है, अगर उच्चतम न्यायालय को भी लगे किसी हाई कोर्ट में ऐसा फैसला है जो संविधान से रिलेटेड है, तो वो खुद से भी उस मामले को अपने पास लेके आ सकता है। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या आता है, फौजदारी किसे मामले, फौजदारी मामले, मान लीजिए मैं एक अपराधी हूँ और हाई कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, और हाई कोर्ट क्या करी, मुझे मृत्यु दंड दे दे, तो मेरे पास क्या सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, अब मैं कहीं अपील नहीं कर सकता। नहीं, यदि हाई कोर्ट मुझे मृत्यु दंड देती है तो उसके खिलाफ हम उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय से हमारी जो सज़ा है उसको माफ़ करने या कम करने से संबंधित हम अपील लगा सकते हैं। और क्या हो, मान लीजिए मेरा किसी व्यक्ति के साथ में झगड़ा हो, और उस व्यक्ति का और मेरा जो केस है वो हाई कोर्ट में चल रहा है, और हाई कोर्ट क्या करी, उस व्यक्ति को छोड़ दी, तो क्या होगा, वो फैसला कोई अंतिम थोड़ा ना हो जाएगा हाई कोर्ट का। मैं क्या करूँगा, वापस से उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता हूँ।
मेरे पास ये अधिकार है। और यदि उच्च न्यायालय किसी मुकदमे के पास, मान लीजिए हरियाणा हाई कोर्ट है, वो हिसार हाई कोर्ट से ये कहे कि आपके पास जो मुद्दा है मेरे पास भेज दिया जाए, और वह उस मुद्दे को ले जाकर हाई कोर्ट में जब जाए, तो हाई कोर्ट क्या करे, उस मुद्दे में उस व्यक्ति को मृत्युदंड दे दे, तो क्या मृत्युदंड देना ठीक है? क्या उस व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं होंगे? नहीं, उसके पास अधिकार होंगे। वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है उस मृत्युदंड के खिलाफ। और यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मुकदमा उच्चतम न्यायालय के अपील करने योग्य है, यदि कुछ मामलों में ऐसा करता है कि हाई कोर्ट समय भी ये कह देता है कि इस मामले की अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कीजिए, तो भी वह अपील सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकती है। और उच्चतम न्यायालय समय भी ऐसे मामलों को अपने पास मंगवा सकता है। विशेष अपीलें सुनने का अधिकार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को कुछ अपीलें सुनने का अधिकार है कि क्या है कि धारा 136 ये कहती है कि मिलिट्री कोर्ट जो होता है उसके फैसले को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों के जो भी फैसले हों उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा सुनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। उसके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी कार्य कौन कौन से करता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 143 ये शक्ति देता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सलाहकारी एडवाइजरी के कार्य करता है। देखिए, राष्ट्रपति के पास दो तरह से कई बार क्या आते हैं, कुछ मामले आ जाते हैं। राष्ट्रपति को क्या होता है कि राष्ट्रपति तो कानून का सलाहकार या जानकार नहीं है, तो वो फैसले कैसे ले सकता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये फैसले भेजता है, मुद्दे भेजता है और पूछता है कि इस मामले में क्या किया जाए। ऐसे मुद्दे दो प्रकार के हो सकते हैं, सार्वजनिक मुद्दे हो सकते हैं और संविधान से रिलेटेड हो सकते हैं। मान लीजिए कोई संविधान से रिलेटेड मुद्दा है, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कोई मुद्दा है, और सुप्रीम कोर्ट से ये सलाह मांगे कि क्या करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में जो सलाह है वो देना उसको ज़रूरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता है कि मैं इस मामले में सलाह नहीं दूंगा। लेकिन कुछ मामले सार्वजनिक होते हैं, लोगों से रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए अयोध्या से रिलेटेड है, सरकार ने सलाह मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी क्योंकि ये सार्वजनिक मुद्दा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, वह इनकार कर सकता है। अब आता है कि अभिलेख न्यायालय की बात आती है। अभिलेख न्यायालय होता क्या है? कि अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट आज कोई फैसला देता है कि जैसे मान लीजिए मिनर्वा मिल्स का फैसला दिया कि क्या दिया कि जो संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समाप्त नहीं कर सकती है। तो क्या होगा, ये फैसला लिखित रूप में सुप्रीम कोर्ट के पास रिकॉर्ड के तौर पर रख दिया जाएगा। अब जब भी आगे ऐसा कोई मामला आएगा कि संसद संविधान में किसी भाग में संशोधन कर दे, तो उसको हम चुनौती दे सकते हैं। किस आधार पर? मिनर्वा मिल केस जो पहले उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था, उस आधार पर हम दोबारा से चुनौती दे सकते हैं। क्योंकि अभिलेख न्यायालय क्या होता है, दूसरे कोर्ट जो हाई कोर्ट होते हैं, जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, इन सब में इसके निर्णय क्या होते हैं, सबूतों के तौर पर, निर्णय के तौर पर अन्य मुकदमों के निर्णय भी दिए जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि इनके पास अभिलेख न्यायालय की ताकत है। इसके अलावा देखिए, एक होता है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है? मान लीजिए मैं एक अपराधी हूँ और सुप्रीम कोर्ट मुझे कोर्ट में पेश होने के लिए कहता है और मैं ये बात मानने से इनकार कर देता हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट का ये क्या होती है, आदेश की अवहेलना होती है, यानी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर दिया मैंने। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सभी को ये अधिकार प्राप्त है कि मुझे 6 महीने की जेल और 2000 का जुर्माना लगा सकते हैं, या फिर दोनों भी लगा सकते हैं। ये अधिकार सभी को प्राप्त है और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। और ये जुडिशियल रिव्यू की पावर क्या होती है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि ये सबसे पहले कहाँ से आया? ये वर्ड आया यूएसए से। यूएसए में क्या है, छोटा सा संविधान है और वो संविधान स्पष्ट नहीं है कि किस कानून की क्या व्याख्या है।
और कैसे किसकी शक्ति कितने अधिकार दिए गए हैं, ये सब क्या है वहाँ पर लिखित तौर पर नहीं है जैसे हमारा संविधान है। तो वहाँ पर समय समय पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की क्या मिलती है, सलाह मिलती है, एडवाइस मिलती है, एक्सप्लेनेशन मिलती है कि संविधान के किस आर्टिकल का मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है। इस सब को क्या कहते हैं, जुडिशल रिव्यू कहते हैं। और ये सबसे पहले जो जस्टिस जॉन मार्शल के टाइम में अमेरिका में आया था, लेकिन हमारे यहाँ पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में ये फैसले और ये अधिकार दिए गए हैं, दोनों ही को, हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को। और ये सब इसलिए दिया गया है क्योंकि हम हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर को बचाना चाहते हैं। जुडिशल रिव्यू की जो पावर है वो किस किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। आर्टिकल 13 ये बात कहता है कि मौलिक अधिकारों को समाप्त करने वाले कोई भी कानून है जो संसद निर्माण करती है उसको सुप्रीम कोर्ट अमान्य घोषित कर सकती है। यानी संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो मौलिक अधिकारों को समाप्त करता है तो ऐसे कानूनों को उच्चतम न्यायालय समाप्त कर सकती है। आर्टिकल 32 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को जो भी फैसले हैं उनको लागू करवाने के लिए 5 तरह की रिट जारी कर सकती है, जिनका वर्णन हमने पीछे देखा था। इसके अलावा आर्टिकल 131 और 132 उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक बनाता है और संविधान का सुरक्षा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को देता है। उच्चतम न्यायालय को ये लगता है कि संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया है जो संविधान के खिलाफ है तो उनको वो अमान्य घोषित कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को ये अधिकार देता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 तरह की रिट हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट भी मौलिक अधिकारों के संरक्षक कर सकती है और हाई कोर्ट भी, ये दोनों को पावर दी गई है। देखिए, भारत का संविधान सर्वोच्च है और यदि कोई भी संसद कानून बना दे तो संविधान की धाराओं का उल्लंघन करती है तो क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट उसे समाप्त कर सकती हैं और असंवैधानिक घोषित कर सकती है। और मिनर्वा मिल्स का जो हमने फैसला पीछे पढ़ा था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समाप्त नहीं कर सकती है। यदि वह ऐसा करती है तो ऐसे मामलों में चुनौती न्यायालय में दी जा सकती है। इस तरह से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से हमारे संविधान में, हमारे देश में कार्य करती है। इसका महत्वपूर्ण कार्य जो हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता को, समानता को, भाईचारे को और सरकार को तानाशाह बनने से रोकती है। इसको वे सभी अधिकार दिए गए हैं जो एक लोकतांत्रिक समाज में होने चाहिए। अगर लोकतंत्र को स्थापित रखना है तो हाई कोर्ट स्वतंत्र होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, फैसला सबूतों के आधार पर होना चाहिए, किसी को भी इस कानूनों को उल्लंघन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि चाइना में क्या है, सरकार के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, 5 साल के लिए की जाती है। वहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, उसे फैसला सरकार के अकॉर्डिंग देना पड़ता है। और ऐसे समाजों में हम स्वतंत्रता और समानता की बात नहीं कर सकते हैं, लोकतंत्र की बात नहीं कर सकते हैं। हमारा समाज निष्पक्ष है और हमारे यहाँ पर लोकतंत्र चलता है और लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्र में काम करती है। लेकिन न्यायपालिका एक ऐसा अंग है जो विधानपालिका और कार्यपालिका दोनों के क्षेत्र में इंटरवेंशन कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं न्याय की स्थापना तभी ही होगी जब दूसरे वर्गों पर हम क्या लगाएंगे, रोक लगाएंगे। और रोक कैसे लगाएंगे कि ये जो 2 वर्ग हैं, शासक वर्ग, इन पर रोक लगाने का कार्य केवल और केवल न्यायपालिका के द्वारा किया जा सकता है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? यदि पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और बताएं कि मैंने क्या छोड़ दिया है और इसमें क्या संशोधन करके मैं और बातें ऐड कर सकता हूं। आपको कौन सी बातें मेरी अच्छी नहीं लगी हैं, आप बताइए प्लीज़।